हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने जावा के लेक्चर 1 को, जो आपको होने वाला है डीएसए जावा लेक्चर 1, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपने एरेज, 2D एरेज एंड अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, और समझ रहे होंगे कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर कर देंगे, और इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि मैंने इसमें सारे टॉपिक्स को कवर कर रखा है। जो हमारे एरे के टॉपिक्स हो गए, हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एंड हमारा 2D एरे हो गया। अब आप कहोगे 2D एरे बहुत हार्ड है, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है। तो इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन्स क्लियर होने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पर और पढ़ लेते हैं अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। और हाँ, हमारी जो ये डीएससी की सीरीज चल रही है, हमने जो जावा पढ़ाई, हमने जो सी प्लस प्लस पढ़ाई, उस पर कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। पता नहीं आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, क्या हो रहा है। तो आप उसको फ्रेंड्स को अपने शेयर करो, जो सी प्लस प्लस पढ़ना चाहते हैं, जो जावा पढ़ना चाहते हैं, उनको शेयर करो एंड उन तक भी भेजो कि मैं कितना अच्छा आपको पढ़ाती हूँ, कितनी सारी चीजें अच्छे से क्लियरली बताती हूँ। नोट्स आपको मिल जाते हैं, क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और हाँ, जो भी डीएसए को पढ़ना चाहता है उसको ये सीरीज जरूर भेजना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बाद में जाके लीड कोड पे क्वेश्चन एंड और भी चीजें मैं आपको कराने वाली हूँ। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स गो। अब हम स्क्रीन पर आ गए हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, अपने डीएसए को। तो जैसा कि आपको पता है, अभी तक हमने सी प्लस प्लस के साथ अपने डीएसए को स्टार्ट कर दिया है, और आज हम अपने जावा के साथ डीएसए को स्टार्ट कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एरेज, 2D एरेज एंड डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझ रहे होंगे। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम कवर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। नोट्स वगैरह सब अवेलेबल हो जाते हैं आपके लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाती हैं सारी चीजें, नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखो थोड़ा सा, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, एक हमारा होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो चीज होती है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, एक ऐप है, ठीक है। आपने एक ऐप को ओपन किया, एक ऐप तो ऐसा होगा कि एकदम ओपन हो गई, एक ऐप ऐसा होगा कि कुछ टाइम ले रही है, लोडिंग कर रही है। तो ये होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि इसको कितना टाइम लगा लोड होने में, इसको कितना टाइम लगा लोड होने में। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बट मैं आपको एक बात बताती हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ऐसी नहीं होती कि 10 मिनट्स 15 मिनट्स इसने टाइम लिया, 10 मिनट्स इसने टाइम लिया, नहीं। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ अलग वे में होती है। वो मैं आपको नोट्स जब आपके सामने आ रहे होंगे, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी। एंड और हाँ, यहाँ पे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, तो वहां पे हम मेमोरी की बात कर रहे होंगे। अब मेमोरी ये नहीं है कि इतनी जगह ही ले रहा है, यहाँ पे एक ऐप है तो ये इतनी सी जगह ले रहा है, ऐसा नहीं होता। थोड़ी चीजें अलग होती है, इनको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोला जाता है। अब हम स्क्रीन पर आ ही चुके हैं, तो अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक एल्गोरिथम है, ठीक है। एल्गोरिथम का एक मेजर होता है, जो बताता है कि उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा। ये क्या बताता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसको कितना टाइम लग रहा है होने में, वो चीज हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। जैसे कि अगर मैं कोई लूप रन कर रही हूँ, तो उसको लूप को रन होने में कितना टाइम लगा, वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएगी, ठीक है। बेस्ड ऑन इनपुट साइज, ये बेस्ड होता है अपने इनपुट साइज पे। अगर हमने कोई इनपुट साइज दिया, मान लो हमें n नंबर तक की ले जाना है, तो इनपुट साइज हो गया। तो इनपुट साइज पे ही हमारा डिपेंड करता है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये बताता है कि जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता है, वैसे वैसे ऑपरेशंस का काउंट कैसे चेंज होगा, वो ये बताता है, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या होगी इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है by showing how the number of operations increases with respect to input size n। मतलब क्या है इसका, जैसे जैसे आपका इनपुट साइज बढ़ता है, वैसे वैसे ऑपरेशन का काउंट भी चेंज होगा और आपकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक O1 कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये होता है हमारा कांस्टेंट टाइम। इनपुट साइज से फर्क नहीं पड़ता, अगर आप एक लूप चला रहे हो तो मतलब कि O1, दो लूप चला रहे हो तो मतलब कि O2, ऐसे करके होता है। ये हमारा कांस्टेंट टाइम होता है। ओ एन मतलब कि एन है हमारा इनपुट साइज, तो लीनियर टाइम हम इसको बोलते हैं जब ओ एन की बात आ जाती है। इनपुट बढ़ने पे ऑपरेशंस भी डायरेक्टली बढ़ेंगे। तो अगर आपका इनपुट बढ़ रहा है, मान लो 1 2 3 4 एन है, आपके 5 तक जा रहे हैं, और आप उसको 1 से प्लस कर करके 5 तक जा रहे हो, तो क्या होगा यहाँ पर 5 टाइम्स बढ़ेगा। तो जितनी टाइम्स आपका ये बढ़ेगा लूप, उतनी टाइम आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी बढ़ेंगे, तो इसलिए ओ एन तक चली जाती है, इसको हम लीनियर टाइम बोलते हैं। एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक टाइम, ये क्या होता है, ओ एन की पावर 2।
इनपुट बढ़ने पे ऑपरेशन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मान लो 2 इनपुट्स है और हमारे क्या बढ़े जा रहे हैं, हमारे वो बढ़े जा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, फोर लूप बढ़े जा रहे हैं, तो यहाँ पे एन स्क्वायर की आपकी भी आ सकती है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस हमें बताता है कि कौन सा एल्गोरिथम फास्ट है और कौन सा स्लो है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए, तो ये हमें बताता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ गए हैं हम, तो एक बार इसको सेव कर लेती हूँ मैं, कुछ चेंजेस अगर करे हूँ मैंने। अब बात आ जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। अगर हम इसमें बात करें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक लूप चल रहा है जो एन टाइम्स रन हो रहा है, बट नंबर ऑपरेशंस भी कितने टाइम्स चलेंगे, एन टाइम्स चलेंगे। तो ऐसे करके हम निकालते हैं, इसका जो वर्स्ट केस है वो ओ एन होगा एंड बेस्ट केस इसका ओ वन होगा, क्योंकि वन टाइम ये चलेगा, और इसका एवरेज केस ये होगा। ठीक है, तो ऐसे हम इनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को निकालते हैं। अब वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जब हम किसी एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइसिस करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि डिफरेंट इनपुट्स पर एल्गोरिथम का परफॉर्म कैसा रहेगा। इसके लिए तीन मेन केसेस होते हैं, वर्स्ट केस और अपना बेस्ट केस और अपना एवरेज केस। तो वर्स्ट केस क्या होता है, ओ, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं वर्स्ट केस को। ये केस तब होता है जब एल्गोरिथम सबसे स्लो परफॉर्म करेगा, मतलब मान लो, अभी बताती हूँ चलो वो तो, यानी कि मैक्सिमम टाइम लगेगा किसी भी इनपुट के लिए। जनरली बिग ओ नोटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, बिग ओ, मतलब कि बड़े वाला ओ, और इसको हम नोटेशन बोलते हैं, वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। जब हमें मान लो, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे पेन ओपन कर लेती हूँ, ओपन बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे हमारा पेन ओपन हो गया। अब देखो मैं आपको एक केस बताती हूँ, ये मेरा एक एरे है, आपको एरे आपने नहीं पढ़ा पर मान लो ये एक मेरा एरे है, कुछ ऐसे हम एरे को रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आपको फाइंड करना है, इस पूरे में आपको एक नंबर फाइंड करना है, तो आपको 1 फाइंड करना है। तो आप इस एरे पर गए और आपने ढूंढने की कोशिश की, तो यहाँ पे 1 आपको शुरू में ही मिल गया, मतलब कि ये तो आपका बेस्ट केस हो गया कि यहाँ पे आपका पहले में ही 1 मिल गया। ठीक है, अब ऐसा हर बार तो होगा नहीं कि पहले में ही मिल जाए। फिर बात आती है एवरेज केस की, मान लो यहाँ पे जाके आपको मिला, तो ये आपका एवरेज केस हो गया। बट अगर आप बिल्कुल एंड तक जाके आपको कोई नंबर मिल रहा है, तो वो हमारा वर्स्ट केस हो जाता है। तो हम प्रेफर करेंगे कि अपने वर्स्ट केस को ही यूज करें, ताकि हमें पता चल जाए कि ओ एन, मतलब कि हम वर्स्ट केस तक जाएंगे, कि हम बिल्कुल, चाहे हमारा स्लो हो रहा हो काम, बट हमें तो आखिरी तक जाना है। ठीक है, हमें वो नहीं करना कि शुरू में ही हमारा स्टॉप हो जाए काम। अगर मान लो हमारा बेस्ट केस में हमें नहीं मिलता है, हमें 1 में नहीं मिलता है, 2 में भी नहीं मिलता है, तो हमें तो जाना पड़ेगा ना आगे तक, तो इसलिए हम ओ एन को प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पे आ जाती है एग्जांपल, लीनियर सर्च में अगर एलिमेंट लास्ट में या बिल्कुल ना हो, तो हमें पूरे एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, इस केस में ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, लीनियर सर्च मतलब कि लीनियर सर्च वही होता है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, एक होता है बेस्ट केस, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर ओमेगा। ये केस तब होता है जब एल्गोरिथम सबसे फास्ट परफॉर्म करेगा, यानी मिनिमम टाइम लगेगा, कम से कम टाइम लगेगा, जो किसी आइडल सिचुएशन में हो सकता है, यानी इसको ओमेगा नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। लीनियर सर्च में अगर एलिमेंट पहले इंडेक्स पर मिल जाए, सिर्फ एक ही कंपैरिजन लगेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा 1 होगी। ठीक है, तो हम इस केस में अपना क्या यूज करते हैं, बेस्ट केस को, जो मैंने अभी बताया था। एवरेज केस, इसमें हम थीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये केस रियल वर्ल्ड सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है, यानी अलग अलग इनपुट्स के लिए एल्गोरिथम एवरेज कितना टाइम लेगा, इसको थीटा नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि लीनियर सर्च अभी मैंने बताया था, तो लीनियर सर्च में अगर एलिमेंट रैंडम पोजीशन पर हो, तो एवरेज एरे के आधे एलिमेंट्स ट्रैवर्स करने पड़ेंगे, इसलिए थीटा एन कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, टेबल ये है पूरी, आप पढ़ लेना, बिल्कुल सेम चीजें लिखी हुई हैं। अगर एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज करना है, तो हमें वर्स्ट केस सिनेरियो को मिनिमाइज करके कोशिश करनी होगी कि वो यूज करे, क्योंकि रियल वर्ल्ड में वर्स्ट केस भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया वर्स्ट केस क्या होता है, बेस्ट केस क्या होता है एंड एवरेज केस क्या होता है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा थोड़ा सिर के ऊपर को जा रहा होगा, बट जब जब हम काम करते रहेंगे, जब जब आपको सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। अब ये एक क्वेश्चन है हमारा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले ये एक हमारा नेस्टेड लूप, आपको पता है ना, मैंने शायद पढ़ा रखा है आपको नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं।
शायद क्या पढ़ाई रखा है, सारी चीजें मैंने उसी से ही कराई थी आपको, पैटर्न्स वगैरह। सो यहाँ पे जो हमारा नेस्टेड लूप होता है वो यहाँ पर है, ये हमारा आउटर लूप हो गया, ये हमारा इनर लूप हो गया। अब एक लूप तो ये टाइम ले रहा है जो एन तक जा रहा है, ठीक है, और एक लूप ये टाइम ले रहा है जो एन तक जा रहा है, ठीक है, ये भी एन तक जा रहा है, तो यहाँ पे 2n हो गए, ठीक है, ये 2n हो गए और 2 लूप हो गए, तो हम यहाँ पे n स्क्वायर को यूज कर रहे होंगे, ओ एन स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होगी। 2 लूप है, ठीक है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो मतलब कि एक आउटर है एक इनर है, तो उसमें हम स्क्वायर को यूज कर लेंगे, तो हमारी क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है, इसमें देखो, इसमें भी ये है इसमें भी, बट इसमें n टाइम है और m टाइम है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक दोनों ही n है। तो जब हमने दोनों में n ले रखा था तो हमने n इंटू एन कर, तो हमने उसको n का स्क्वायर बना दिया था। तो ऐसे ही हम यहाँ पे जब n और m है तो यहाँ पे हम कर देंगे n इंटू एम, तो ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज की बन जाएगी, n इंटू एम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी, ओ नोटेशन n इंटू एम। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब एक तो ये लूप हो गया और एक ये लूप हो गया, जब तो आउटर और इनर था, ये तो अलग अलग लूप है, और एक n तक जा रहा है और एक m तक जा रहा है, तो यहाँ पे हम n को और m को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे ओ नोटेशन n प्लस m आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर करते हैं। अगर हमारी ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, मतलब n इज इक्वल्स टू 1 है, तो आपका 1 आएगा। अगर आपका ये है ओ एन स्क्वायर वाली लानी है तो 1 ही आएगा, यहाँ पे भी 1 ही आएगा, क्योंकि 1 में तो आपका 1 ही आ रहा होगा। अगर 2 की बात करें n इज इक्वल्स टू 2 पे, तो ओ एन तो 2 आ रहा होगा, एन स्क्वायर 4 आ रहा होगा, और ये क्यूब करके इसका 8 आ रहा होगा, तो ऐसे ही n3 तक निकाल दिया। अगर इतने बड़े बड़े नंबर्स होंगे तो ये चेंज हो जाएंगी ना सारी चीजें, तो ओ एन अलग होता है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया ना, लूप्स को देख के आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करना है। अब थोड़ी सी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक एल्गोरिथम का मेजर होता है जो बताता है कि कितना एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस यूज होगा एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ये भी इनपुट साइज पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। डेफिनेशन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक एल्गोरिथम का टोटल मेमोरी यूजेस रिप्रेजेंट करता है जो इनपुट डाटा और एक्स्ट्रा वेरिएबल्स के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी ही स्पेस ली जाएगी, अदरवाइज और कोई स्पेस को हम काउंट ही नहीं करते, ठीक है। तो उतनी स्पेस ली जाएगी, कोई अलग से स्पेस नहीं ली जाती। जैसे कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के कंपोनेंट्स, फिक्स्ड स्पेस जो कांस्टेंट मेमोरी यूज करता है, वेरिएबल्स कांस्टेंट, उनकी होती है O1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ओ नोटेशन 1। इनपुट स्पेस जो इनपुट डाटा स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ऑक्सिलरी स्पेस जो एक्स्ट्रा मेमोरी अपार्ट फ्रॉम इनपुट यूज होती है, रिकर्जन, स्टैक, टेम्परेरी एरेज। एरे रिवर्सल एल्गोरिथम जो एक्स्ट्रा एरे यूज करता है, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन होगी, ठीक है। अगर इन प्लेस रिवर्सल करे बिना एक्स्ट्रा एरे के, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन होगी। अगर एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करना हो तो कम से कम एक्स्ट्रा स्पेस यूज करने की कोशिश करनी चाहिए आपको, ठीक है। देन अब यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात होगी, तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कितने वेरिएबल्स है, एक स्कैनर वेरिएबल है, एक एन वेरिएबल है, बस यही वेरिएबल्स, और एक आई वेरिएबल है। तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 ओ एन होगी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एरेज इनपुट साइज पर डिपेंड करती है, उस पर अलग होती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा ही टच किया है अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। अब हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर पे आ चुके हैं। अब हमें बिल्कुल अच्छे से अपने डेटा स्ट्रक्चर को सीखना है। बिना डेटा स्ट्रक्चर के कुछ भी आपके समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए हमें आज से हमें डीएस से पढ़ना है। अभी तक हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अच्छे से समझ लिया है कि क्या चीज होती है। एक चीज ध्यान में रखो, अगर दो लूप अलग अलग है तो n प्लस एम, अगर दोनों n तक जा रहे हैं तो n प्लस एन, अगर आउटर और इनर लूप हो तो n इंटू एम, एन स्क्वायर, ठीक है। यही बनती है सिचुएशंस। और अगर लीनियर सर्च की बात आए तो कोई भी हो सकता है, ओ एन भी हो सकती है, ओ एन स्क्वायर भी हो सकते हैं। वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोड को कितना ऑप्टिमाइज करते हो, कितना छोटा करके लिखते हो उस कोड को, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं हम कि डीएसए क्या होता है, ठीक है। डीएसए इस डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स क्या होता है, इसको डीएसए को यही तो बोलते हैं। डी मतलब डेटा, एस मतलब स्ट्रक्चर, ए मतलब एल्गोरिथम क्या होता है।
डीएसए, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हमें डाटा को एफिशिएंटली स्टोर, प्रोसेस और मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर, डीएस क्या होता क्या है ये डीएस? डेटा स्ट्रक्चर एक टेक्निक है, क्या है? एक टेक्निक है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज और स्टोर करते हैं एफिशिएंटली, ठीक है। अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। मान लो एक दूसरी प्रॉब्लम है, एक दूसरी प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने के हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर आया, ठीक है। टाइप्स कौन कौन से इसके? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सिक्वेंशियल अरेंजमेंट, एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि हायरार्किकल अरेंजमेंट जिसमें ट्री, ग्राफ, ये सब चीजें आती है, ठीक है। लीनियर मतलब कि सीधे पैशन में काम करने वाली जो चीजें हैं वो हमारी एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक और क्यू है। जो नॉन लीनियर, जो हायरार्किकल में चलती है, वो ट्री है और हमारा ग्राफ है, ठीक है। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉलो किया जाता है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आप कोई टी बना रहे हो, अगर आप चाय बना रहे हो, तो उसको बनाने का एक प्रोसेस है। अगर आप मैगी बना रहे हो, उसको बनाने का एक प्रोसेस है। दाल बना रहे हो, उसको बनाने का एक प्रोसेस है। तो ये क्या होता है? ये हमारा एल्गोरिथम ही होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो सारा हमारा एल्गोरिथम आता है। अगर आप किसी भी चीज को देख रहे हो, हर चीज में आपका क्या होता है? एक एल्गोरिथम लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्गोरिथम एफिशिएंट होना चाहिए ताकि एग्जीक्यूशन फास्ट हो। पॉपुलर एल्गोरिथम, यहाँ पे सर्चिंग एल्गोरिथम होती है, लीनियर सर्च होता है, बाइनरी सर्च होता है, सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टेंशन मत लेना। शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बबल शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग, फिबोनाची सीरीज, एनक्यूइंस प्रॉब्लम्स, ग्राफ एल्गोरिथम, बीएफएस मतलब कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च, सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब आप पूछोगे डीएसए का इंपॉर्टेंस क्या है? तो एफिशिएंटली कोड लिखने में मदद करता है। बिग टेक कंपनीज, फैंग कंपनीज, ठीक है, इंटरव्यूज में डीएसए का इंपॉर्टेंट रोल होता है। फैंग कंपनीज आपसे पूछती है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन और स्केलेबिलिटी इंप्रूव होती है। डीएसए कैसे स्टार्ट करे? कैसे स्टार्ट क्या करे? मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दो, स्टार्ट हो जाएगा। मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दो, स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट विद, हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? एरेज एंड स्ट्रिंग्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हमें स्टैक्स पढ़ने हैं, क्यूज पढ़ने हैं, लिंक्ड लिस्ट पढ़नी है, ट्रीज पढ़ने हैं, ग्राफ्स पढ़ने हैं, लीड कोड, कोड शेफ एंड कोड फोर्सेस पे क्वेश्चन करने हैं। देन हम डीएसए के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपने एरेज को। तो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ ली, डेटा स्ट्रक्चर समझ लिया क्या होता है। तो अब तो आप में हिम्मत आ ही रही होगी पढ़ने की। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं बेसिक एरेज इन जावा की। जावा में एरेज होते क्या हैं, इनको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं एंड ऑल। तो सबसे पहले बेसिक एरेज की मैं बात कर लेती हूँ। एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसीलिए मैंने वो जावा में नहीं पढ़ाया, ठीक है। एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जो सेम टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स को, टाइप क्या होते हैं? इंट टाइप के, जैसे कि होगी स्ट्रिंग टाइप के, होके सेम टाइप के डेटा को, सेम टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ही वेरिएबल में स्टोर करने की फैसिलिटी देता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर लिख के बता देती हूँ। सेम टाइप के मतलब हम क्या करते थे पहले, अगर हमें मार्क्स स्टोर कराने होते थे तो मैं यहाँ पे लिखती थी इंट मार्क्स इज इक्वल्स टू 95, ठीक है। फिर एक स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करा दे, फिर लिखा इंट, फिर लिखा मार्क्स, फिर इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिख दिया मैंने 67। तो क्या हो रहा था? तो यहाँ पे मतलब अलग 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 अगर हमें 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराने पड़ते, अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ते, अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ते, तो स्पेस घिरता, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? एक ही लिस्ट में इसको कर सकते हैं। इंट लिखा यहाँ पर मार्क्स, मार्क्स लिख के यहाँ पर किया अपना इजिकल्स टू, एरे वाला साइन लगाया, और जितने भी मार्क्स देने हैं ऐसे ऐसे करके हम इसको कॉमा से सेपरेट करके दे सकते हैं। तो ये हमारा एरे की खासियत है जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। एक ही वेरिएबल में स्टोर करने की फैसिलिटी देता है। जावा में एरेज फिक्स्ड साइज के होते हैं, यानी एक बार साइज डिफाइन होने के बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। एरे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना कैसे करते हैं? एरे डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप दिया जाता है। मान लो इंट टाइप का हमारा डेटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंट और यहाँ पे लगा देंगे अपने ब्रैकेट्स को। देन एरे का नाम, मान लो मैं यहाँ पर दे रही हूँ नंबर्स, एरे का नाम, तो ये हमने कर दिया यहाँ पर डिक्लेयर।
ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पर डिक्लेयर हो गया। सेम मैं क्या कर सकती हूँ, एक यहाँ पर मैं वीएस कोड में एक फोल्डर को ओपन कर लेती हूँ। मैंने किया वीएस कोड ओपन, ठीक है। वीएस कोड ओपन करने के बाद इसको मैं साइड कर देती हूँ। देन अपने फाइल पे जाके ओपन फाइल कर देती हूँ एंड छोड़ो, फाइल पे जाके ओपन फोल्डर कर देती हूँ एंड डी पर जाती हूँ। डी में जाके राइट क्लिक करती हूँ, न्यू फोल्डर पे जाती हूँ एंड फोल्डर, यहाँ पे इसका नेम मैं रख रही हूँ जावा प्रैक्टिस, ठीक है। जावा प्रैक्टिस मैंने इसका नेम रख दिया एंड इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे ओपन, ठीक है। ओपन करने के बाद इसको थोड़ा जूम कर देते हैं एंड जावा की एक फाइल बना लेंगे, जावा डॉट जावा, ठीक है। यही फाइल का मैंने नाम रख दिया जावा डॉट जावा एंड अब हम यहाँ पे कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, वॉइड मेन ब्रैकेट स्ट्रिंग एंड आर्ग्स, ठीक है। यहाँ पे बना दिया अपना ब्रैकेट, देन यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट और इसको कर देते हैं कट। अब जो भी काम करना है वो इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है, बट ऐसे थोड़े ना होगा, हमें तो यहाँ पे क्लास भी बनानी थी, तो ऐसे करते हैं हम पब्लिक क्लास और हमारी जो भी फाइल है, जो भी हमारी फाइल है उसका नाम, फाइल है मेरी जावा, तो जावा ही मुझे यहाँ पर लिखना है। देन यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना है और ये मुझे इसके अंदर लिख देना है, ठीक है। ये चीज अब यहाँ पे कुछ भी मुझे लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना हेलो एंड मैं इसको कर रही हूँ सेव और एक बार इसको टर्मिनल पे रन करके देख लेते हैं। सो रन करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं अपना जावा सी और अपनी फाइल का नाम जावा डॉट जावा। सो ये हमारी कंपाइल हो जाएगी और यहाँ पे क्लास बन के आ जाएगी। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी जावा जावा, ठीक है, एंटर। तो यहाँ पे हेलो प्रिंट होके आ गया, मतलब इतना काम तो हमने सही लिख दिया। अब अगर हमें कोई एरे बनाना है तो यहाँ पर लिखूंगी इंट, डेटा टाइप हो गया, यहाँ पे लगा दूंगी ब्रैकेट्स एरे का साइन एंड एरे का जो भी मुझे नेम देना है, तो मान लो एरे का नाम मैं यहाँ पे दे रही हूँ नंबर्स एंड सेव, ठीक है। अब मेरा क्या होगा, हेलो तो प्रिंट होके आएगा बट इस नंबर्स को जो मैंने डिक्लेयर किया है अभी कुछ वैल्यू नहीं दी, तो यहाँ पे कुछ स्टोर होके आएगा क्या, हमें वो देखना है। तो जावा सी जावा डॉट जावा, ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देती हूँ मैं अपना जावा जावा एंटर, तो हेलो ही प्रिंट होके आया एंड कोई दिक्कत नहीं हुई अभी, ठीक है, ओके। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे एरे का नेम, जो भी एरे का नेम है और उसमें न्यू लिख के यहाँ पे हम कर सकते हैं डेटा टाइप और साइज दे सकते हैं, ठीक है। तो या तो हम इसको इसके नीचे लिख दे या फिर पूरा एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू एंड डेटा टाइप जो हमने यहाँ पर दिया है ना वही डेटा टाइप एंड साइज। तो यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ अपना, यहाँ पे इज इक्वल्स टू न्यू, ठीक है, न्यू हमारी स्पेस के लिए होता है एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंट जो हमारा डेटा टाइप है। देन इंट के बाद यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, अपना साइज, इस ब्रैकेट के अंदर अपना साइज हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देती हूँ साइज अभी के लिए 5, ठीक है, सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ अपना जावा सी जावा डॉट जावा, ठीक है, फिर यहाँ पर कर देती हूँ जावा एंड यहाँ पे लिख देती हूँ जावा एंड एंटर। तो हेलो ही प्रिंट हुआ, अभी कुछ इस लाइन में हमने ऐसा किया भी तो नहीं है ना, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है कि हमने यहाँ पर ये चीज दे दी एले डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया इंट नंबर्स और यहाँ पे हमने एरे को इनिशियलाइज कर दिया कुछ इस तरीके से। इनिशियलाइज कैसे होता है, यहाँ पे ये चीज तो हटा दो, यहाँ पे लगाओ अपने ब्रैकेट्स को एंड यहाँ पे जो भी आपको देना है, मान लो मुझे देना है 10, 20, 30, 40, 50 मुझे देना है, देन सेव, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया और इसमें ये सारी चीजें मैंने डाल दी अपने एरे में। तो इनको मुझे अलग अलग वेरिएबल्स में देना पड़ता, बट यहाँ पे मैंने लिस्ट में इसको दे दिया। और अगर मुझे नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो मैं अब इसको ऐसे नहीं प्रिंट करवा सकती जैसे मैं अपने वेरिएबल को प्रिंट करती थी ना, कि यहाँ पे एक काम करो मुझे तो सारी चीजें प्रिंट करवानी है, मेरे नंबर्स को प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे कुछ एड्रेस प्रिंट होके आएगा। क्यों, अभी दिखा देती हूँ, जावा सी जावा डॉट जावा, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगी जावा जावा एंटर। तो यहाँ पे कुछ एड्रेस टाइप प्रिंट होके आया, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपने नंबर्स को प्रिंट करवाया है। नंबर्स को प्रिंट करवाया है तो इसको एज अ पॉइंटर लेगा क्योंकि ये अब एरे बन चुका है। एरे पॉइंटर की तरह ही होते हैं।
अगर मैं यहाँ पे अब ब्रैकेट्स में इनकी पोजीशन लिखूंगी, 0 से स्टार्ट होता है, इसकी पोजीशन 0 है, इसकी पोजीशन 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। मान लो मुझे 3 नंबर पोजीशन वाला प्रिंट करवाना है 40, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके लिखूंगी 3, क्योंकि जो हमारे एरेज है उसकी इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है। तो जावा सी, जावा डॉट जावा, फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना जावा जावा, एंटर। तो यहाँ पे देखो 40 मेरे पास प्रिंट होके आ गया, जो थर्ड नंबर वाला है। अब मेरे पास कोई एड्रेस प्रिंट नहीं होके आया, ठीक है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ एक्सेसिंग एरे, मैंने ये सब आपको बता दिया। अब अगर लूप्स में आपको इसको प्रिंट करना है तो सिंपल आप ऐसे ही लिखोगे, यूजिंग फॉर लूप, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करोगे और नंबर्स की लेंथ तक जा रहे होंगे। लेंथ क्या होता है, लेंथ ऐसे निकलती है 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है 5, तो इसकी लेंथ आपकी 5 आएगी, आप कैसे भी करके निकाल लेना, ठीक है। बट अगर आपको इसकी लेंथ से 1 कम तक जाना है, क्योंकि 0 1 2 3 4 लेंथ तो इसकी 5 है, बट हमें 4 तक जाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर्स डॉट लेंथ का लेस देन कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और हमें जो भी प्रिंट करवाना है वो हम यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा होता है यहाँ पर, जैसे कि अगर मुझे लूप में अपना पूरा ही प्रिंट करवाना है, तो इसको मैं हटा के यहाँ पे लिखूंगी फॉर लूप, आई इज इक्वल्स टू मेरा इंट, इंट आई इज इक्वल्स टू मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और आई लेस देन नंबर्स जो है मेरा उससे लेंथ से जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इज इक्वल टू कर देती तो दिक्कत हो जाती, फिर यहाँ पे कर दूंगी आई को प्लस प्लस, देन यहाँ पे मैं कर दूंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना आई को प्रिंट करवाना है मुझे, ठीक है, विद सम स्पेस। तो यहाँ पे मैंने दे दिया अपना स्पेस। अब यहाँ पे कर देती हूँ उसको रन, ठीक है। तो लिख देती हूँ जावा सी, जावा सी, जावा डॉट जावा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख दूंगी मैं ओके, यहाँ पे मेरे से मिसिंग हो, ओके मेरे से यहाँ पे ये मिसिंग है, तो इसको ठीक कर देते हैं एक बार। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है जावा में, ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी चीज मिस नहीं करनी, एरर आ जाती है। जावा सी, जावा डॉट जावा, ठीक है, एंड एंटर। फिर यहाँ पर ये कंपाइल हो जाएगा, फिर यहाँ पर रन करना है जावा जावा एंड एंटर। तो यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 आपके पास प्रिंट होके आया। क्या प्रिंट होके आया, यहाँ पर आपके आई प्रिंट होके आए जो चल रहे हैं। हमें प्रिंट करवाना है नंबर्स ऑफ आई, ठीक है, नंबर्स ऑफ आई हमें यहाँ पर प्रिंट कराना है। तो जब जाके हमारे नंबर्स पे जितने भी आई होंगे वे प्रिंट होके आएंगे, जावा सी, जावा डॉट जावा, ठीक है, उसके बाद जावा जावा लिख देंगे एंड एंटर। अब आपके नंबर्स प्रिंट होके आए 10 20 30 40 50, क्योंकि हमारे नंबर्स ऑफ आई है। तो लूप से हम इसको ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा लूप है, इसको बाद में पढ़ेंगे। एरेस की लेंथ कैसे चेक करते हैं, अभी मैंने बताया, जो ये एरे है एरे डॉट लेंथ कर दो, चेक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एरे मेथड, जावा में एरे क्लास यूज करके शॉर्टिंग, सर्चिंग, कॉपिंग जैसे ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। इनका नहीं पता, बट थोड़ा बहुत मैं आपको पढ़ा दूंगी, मतलब आपको इन चीजों का अभी नहीं पढ़ना, बट अभी मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ा देती हूँ। जैसे एरेज लिखते हैं, अगर एरेज का यूज करते हैं तो ये हम लिखते हैं, अगर हमें उसको यूज करना होता है इनके मेथड्स का। तो यहाँ पे देखो एरे का यूज कर लेंगे ऐसे करके, जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज, तो ये हमारा पैकेज होता है। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी एरेज डॉट शॉर्ट, तो ये शॉर्ट करके आ जाएगा, ये उल्टे सीधे जो नंबर लिखे हुए ना असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे सिर्फ इसकी मदद से, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। एक अगर हमें कॉपी करनी हो एरे की, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल, क्या लिख सकते हैं, कॉपी ऑफ, तो ये हमारी कॉपी भी होके आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे है कंक्लूजन, एरे जावा में एफिशिएंट होते हैं, लेकिन फिक्स्ड साइज का लिमिटेशन होता है। अगर डायनेमिक साइज चाहिए तो एरे लिस्ट यूज करना बेटर होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। अब व्हाट हैपेंस इन मेमोरी, मेमोरी कैसे वर्क करती है, देखो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये एक है, ये एक है, मतलब ऐसे करके आपको ये चीजें दे रखी है। इन बॉक्सेस के अंदर कुछ कुछ नंबर्स स्टोर है। अब इनका एड्रेस होता है कुछ, है ना, कुछ एड्रेस होता है इनका। तो यहाँ पे 101 लिख रखा है, 102, बट यहाँ पर कैसे एड्रेस स्टोर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 9, यहाँ पे लिखा 10। तो ऐसा नहीं है एक के बाद एक काम हो रहा है, नहीं, ये हमारा बाइट्स के ऊपर वर्क करता है। अगर इंटीजर टाइप का है तो 4 बाइट्स लेगा, मतलब यहाँ पर एड्रेस में ऐसे चेंजेस आएगा। 101 के बाद 105 पे आपकी चीज स्टोर हो रही होगी, क्योंकि 4 बाइट्स की लिमिटेशन होती है, यहाँ पे 4 बाइट्स लेता है हमारा
इंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। टेक एन एरे एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर से इनपुट लिया जाएगा। सर्च फॉर अ गिवन नंबर x, एक x नंबर है वो आपको सर्च करना है। प्रिंट द इंडेक्स एट विच इट ऑकर्स, कि वो है कहाँ। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, एक आपको पता है कि इनपुट लेने के लिए आप ये यूज करते हो। देन साइज भी आपको यहाँ पर लेना है इनपुट, ठीक है। यहाँ पे साइज आप इनपुट ले लोगे। अब इनपुट लेने के लिए आपने ये लगाया लूप, फॉर लूप। इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, आई लेस देन आपका साइज तक जा रहा है, और हर बार आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। नंबर्स के आई में हम इनपुट की वैल्यू डाल देते हैं जो हमारे से मांगी जाएगी। फिर एक एक्स नंबर होगा जो हमें टाइप करना है कि हमें ये वाला नंबर ढूंढना है, और आउटपुट में हम प्रिंट करवा देंगे कि अगर नंबर्स आई हमारा एक्स से मैच हो रहा है तो ये नंबर हम यहाँ पर लिखवा दे, ठीक है। सो उसके लिए यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ से मैं ये सारी चीजें हटा देती हूँ। एंड सबसे पहले मुझे कहा गया है एक इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए मुझे एक स्कैनर बनाना पड़ेगा। एस सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा मेरा, स्कैनर कैसे लिया जाता है, न्यू स्कैनर, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं न्यू स्कैनर। फिर यहाँ पे लिख देंगे हम सिस्टम डॉट इन, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, सिस्टम डॉट इन लिख दिया। उसके बाद अब मैंने ये ले लिया, अब मुझे कहाँ पर ये चीज लेनी है, मुझे साइज को लेना है अपने स्कैनर में। तो यहाँ पे लिखा जाएगा मेरा इंट साइज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देती हूँ इंट साइज इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया एज अ इनपुट, हम इसको ले रहे हैं। अब एरे डिफाइन कैसे होता है, पहले एक आपका डेटा टाइप, फिर जो आपको देना है वेरिएबल वो, एंड यहाँ पर हाँ एक चीज और, ये ब्रैकेट आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, कुछ इशू नहीं आएगा। एंड ऐसे करके लिया जाता है। तो इंट एरे का नाम हम दे रहे हैं यहाँ पे नंबर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे इज इक्वल्स टू न्यू, फिर यहाँ पे जो आपका टाइप है वो, एंड इसके अंदर यहाँ पे दिया जाएगा आपका साइज जो आप एज अ इनपुट ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब आपको एक इनपुट के लिए लूप चलाना है कि आई 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन एन तक जाएगा, और हर बार नंबर आई अगर आपका इसके मैच के इक्वल हो जाता है, मतलब फॉर लूप लगाएंगे। इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, आई लेस देन एन तक जा रहा होगा, मतलब साइज तक जा रहा होगा। देन यहाँ पर आई प्लस प्लस हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा होगा, नंबर्स जो आई है आपका, नंबर्स आई वाला जो है, अगर वो क्या हो जाता है, अगर वो आपका इस तरीके से एस सी डॉट नेक्स्ट इंट से आप लेकर आ रहे हो, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट से अगर हम उसको लेकर आ रहे हैं, तो अगर इसके इक्वल हो जाता है तो यहाँ पर हम ये इनपुट तो ले लेंगे, ठीक है। फिर अगर हमारा इंट x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाता है, हमारे नंबर्स ऑफ आई के, मतलब कि यहाँ पे हम पहले इनपुट लेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, पहले x को आप नेक्स्ट इंट ले तो लो, फिर यहाँ पर हम एक लूप चलाएंगे आउटपुट के लिए कि आई इंट आई इज इक्वल्स टू मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, आई लेस देन मेरा साइज तक जा रहा है, हर बार मेरा आई प्लस प्लस हो रहा है। देन अब देखते हैं कि मुझे प्रिंट क्या करवाना है। अगर मेरा नंबर्स वाला आई जो है वो मेरा इज इक्वल्स टू हो जाता है एक्स के, तो मैं यहाँ पर क्या प्रिंट करना चाहती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट इन करवाना चाहती हूँ एक्स फाउंड एट आई, मतलब कि इस इंडेक्स पर ये फाउंड मेरा हो गया जो भी आई इंडेक्स है, ठीक है। ऑल्ट जेड में कर देती हूँ। अब एक बार सेव करके इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखती हूँ जावा सी जावा डॉट जावा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी ओके, यहाँ पे एक बार सेमीकोलन लगा देते हैं, जहां जहां पर मिसिंग है यहाँ पे मिसिंग है और कहीं पे मिसिंग नहीं है, सेव। एंड अब लिखती हूँ जावा सी जावा डॉट जावा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखती हूँ मैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे से इनपुट मांग रहा है, मैंने दे दिया 4, ठीक है। फिर यहाँ पे दे दिया 1 2 3 5 ऐसे करके दे दिया 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टॉप हो गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ मेरा, ये स्टॉप हो गया। तो कहने का मतलब है 4 डाला हमने, तो 1 2 2 4 डाला, 5 डाला, 6 डाला, फिर 2 4 2, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पर प्रिंट होके आ गई। अब मैं यहाँ पे एक काम कर देती हूँ, एक बार ऑल्ट जेड करके
यहाँ पर मैं डाल देती हूँ अपना प्रिंट एलन डाल रखा है ना, सिंपल प्रिंट डाल देती हूँ और एक बार यहाँ पे रन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका नेम मेन कर दिया है, आप भी कर लेना, जावा मेन डॉट जावा। इसलिए किया है मेन क्योंकि जावा हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, जावा का हम क्लास नेम नहीं दे सकते क्योंकि जावा एक पैकेज नेम भी होता है, ठीक है। अभी हमारा कंपाइल हो रहा है, जावा मेन डॉट जावा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सॉरी इसको स्टॉप करना पड़ेगा, जावा सी मेन डॉट जावा। पहले हम इसको कंपाइल करेंगे, देन इसको हम रन करेंगे जावा मेन के नेम से, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर रन हो जाएगा। अब हमारे से मांग रहा है, मैंने डाला 4, ठीक है। 4 के बाद मैंने डाला 1 2 3, फिर मैंने डाला 4, फिर मैंने डाला 5, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर गए, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही मैंने 4 डाला, फिर 1 से 5 तक डाला, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये स्टॉप हो गया क्योंकि हमें 4 नंबर्स तक डालने थे, देन अगर हमारा मैच हो जाता तब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारा उसका इंडेक्स प्रिंट होके आ जाता, ठीक है। वो चीज हमें यहाँ पर करनी थी, तो वही हमने की, वही काम हमारा यहाँ पर हो गया है, ठीक है। एरेज की लेंथ तक जाके हमने आउटपुट पे अपने प्रिंट करवा दिया है। तो ये हमारा लीनियर सर्च था कि अगर मिल जाता है तो हमारे पास ये प्रिंट कर दो, इंडेक्स प्रिंट कर दो, ठीक है। और अगर नहीं मिलता तो नहीं प्रिंट करो। जैसे यहाँ पे अभी बताती हूँ, मुझे पता है आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ी, थोड़ा सा और अच्छे से बता देती हूँ, देखो। ओके, यहाँ पे देखो 4 डाला, यहाँ पे डाला 1 2 3, दोबारा से रन करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखती हूँ जावा सी जावा डॉट मेन डॉट जावा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मेन डॉट जावा, एंटर। फिर मैं यहाँ पर कर देती हूँ अपना जावा मेन, ठीक है। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या इनपुट में डालना है वो हमें देखना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे इनपुट में साइज डालना है, कितने साइज का हम एरे यहाँ पर दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ अपने 2 साइज का एरे दे रही हूँ अभी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे से मांगा जा रहा है यहाँ पर कि आप आई जितने नंबर्स ऑफ आई डालने हैं वो डाल दो। एक तो डालना है मुझे 1 और एक डालना है मुझे 2, एंटर, ठीक है। अब मेरे से कहा गया है ये डालने के बाद x डाल दो, मान लो x है मेरा 1, फिर मैंने एंटर किया तो यहाँ पे मेरा इंडेक्स प्रिंट हो गया कि 0th इंडेक्स पे मेरा 1 है, ठीक है। ऐसे करके हमारी ये चीजें निकल जाएंगी। तो ये वाला क्वेश्चन कर लिया, इसको हम लीनियर सर्च बोलते हैं। लीनियर सर्च यही तो होता है कि एक एरे है, उसमें कोई एक नंबर फाइंड करना है, वो फाइंड कर लो और जो भी जिस भी इंडेक्स पर है वो हमारा इंडेक्स प्रिंट कर दो। तो ये हमारा लीनियर सर्च होता है। देखो हमने एक टेक्निक वो भी कर ली है, तो आप देख लो हमने यहाँ पे लीनियर सर्च को भी कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2D एरेज पढ़ लिए होंगे, एरेज को हमने पढ़ लिया, 2D एरेज पढ़ेंगे, देन आज की वीडियो आपकी कंप्लीट, आज का लेक्चर आपका कंप्लीट, फिर देन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले तो पहले कवर ही कर लेते हैं, अभी काम कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी बात आ जाती है 2D एरेज की। 2D एरेज होता क्या है, एक 2D एरे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। अगर आपने 12th क्लास में पढ़ा हो, एक मैट्रिक्स आपका चैप्टर होता है, आव्यूह कहते हैं उसको हिंदी में। तो वो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब एक बॉक्स हो गया, कुछ रोज हो गई उसमें और कुछ कॉलम्स हो गए ऐसे, तो उसको हम रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एक 2D एरे एक मैट्रिक्स रो एंड फॉर्म की तरह होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर की जा सकती है। मल्टीपल वैल्यूज मतलब बहुत सारी वैल्यूज स्टोर की जा सकती है। ये ट्यूबुलर फॉर्म में होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम इसको सी प्लस प्लस में, सॉरी जावा में, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे रोज नंबर आ जाए एंड हमारी कॉलम नंबर आ जाए। जैसे कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हमने ये बनाया, तो इसमें कितने कॉलम है कितनी रो है, 1 2 3 3 रो है और 3 यहाँ पर कॉलम है, ठीक है। ऐसे ही हमें जितने भी नंबर ऑफ रोज और जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स देनी है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने नंबर दे दिया 3 और 4, तो यहाँ पे ऐसे बनेगी एक 3 और 4, मतलब कि 3 रोज है तो 3 रोज बन गई हमारी ये, और हमारे 4 कॉलम है, तो 1 2 3 4 4 कॉलम्स बन गए, 1 2 3 4 कॉलम्स और 3 हमारी रोज बन गई, ठीक है। 3 रोज और 4 कॉलम्स का एक 2D एरे हमने यहाँ पर बना लिया इस तरीके से। इंट दे दिया, एरे का नाम दे दिया और ये दे दिया। 2D एरे का रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से होता है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीजें, ठीक है। डिक्लेरेशन इनका कैसे होता है, यहाँ पर इंट नंबर्स न्यू इंट साइज, बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। एंड 2D एरे में हम टाइप में यहाँ पे 2 बार लगाते हैं, एक कॉलम के लिए, एक रो के लिए, कॉलम के लिए। और हाँ, फर्स्ट वाला आपके रो के लिए होता है, सेकंड वाला आपका कॉलम के लिए होता है, ठीक है। इंट यहाँ पे फिर हम ऐसे ही करके इसको डिफाइन करते हैं सिंपल। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका
कि मैंने यहाँ पर लिखा पब्लिक स्टैटिक क्लास, यहाँ पे 2D एरेज के लिए हम बना रहे हैं। तो पहले हम एक इनपुट लेंगे, एक रोज इनपुट ले लेंगे, एक कॉलम्स इनपुट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंट मैंने ये सब चीजें लिख दी जो मैंने उसमें की थी, बस यहाँ पे 2 कॉलम्स लग जाएंगे, मतलब 2 यहाँ पे एरेज के लिए लग जाएंगे कि एक रोज के लिए है और एक कॉलम्स के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया इनपुट एंड रोज, तो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 पहले एक रोज के लिए चलेगा, ठीक है, रोज और कॉलम्स के लिए, फिर एक आउटपुट आ जाएगा, सिंपल। वही काम हो रहा है। मैं सोचती थी कि लोगों को लगेगा कि 2D अरेज बहुत मुश्किल है, बट जब मैंने पढ़ाया ना तो इतने कमेंट्स आएंगे ना, मुझे पता है। सो मुझे लगा था कि 2D अरेज कैसे पढ़ाऊंगी, जब मुझे पहले नहीं पता था कि 2D अरेज इतना आसान होता है, तो मैंने सोचा था कैसे पढ़ूंगी, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, बट मुझे इतने आसान लगे ना 2D अरेज। आप भी देख सकते हो कितने आसान है, सेम वर्क है, बस इसमें एक चीज बढ़ गई, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन है, टेक अ मैट्रिक्स एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर, आपको यूजर से इनपुट लेना है, सर्च फॉर अ गिवन नंबर एक्स एंड प्रिंट द इंडिसेस, वही चीज है, सेम सेम वही चीज करनी है, बट यहाँ पे क्या करना है, अब आई और जे को प्रिंट करवाना है, दो चीजों को। तो इसको भी कर लेते हैं, इनपुट हम यहाँ से लेकर आई चुके हैं, साइज को भी हम इनपुट लेकर आ चुके हैं, बट यहाँ पे अब क्या करना है, रोज और कॉलम को इनपुट लेना है। तो ये दो लाइनें हमें लिखनी है, जैसे हमने यहाँ पे ये साइज लिख रखा है ना, ऐसे हमें रोज और कॉलम को लिखना है। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना रोज एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना कॉलम्स, तो इसको कर लेती हूँ मैं कॉपी एंड नीचे आके यहाँ पर पेस्ट, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको कॉल्स, ठीक है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद अब ये करने के बाद हमें ये लेनी है, ऐसे करके हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे मुझे इंट नंबर्स जैसे मैंने लिख रखा है, ऐसे ही मुझे यहाँ पे अपना नंबर्स ना लिख के डबल यहाँ पे लगाने हैं अपने ये, ठीक है, जो हमारे होते हैं अरेज के लिए, एंड यहाँ पे नंबर्स ही मैं इसका वेरिएबल का नाम यहाँ पर दे रही हूँ। फिर मैंने लिखा यहाँ पर न्यू इंट एंड रोज और कॉलम सबकी बार दो जो हमने इनपुट लिए हैं वो ही मुझे लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रोज एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉलम्स, सेव। अब क्या करेंगे, अब एक फॉर लूप चलाएंगे इनपुट के लिए, आई इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन रोज तक जा रहा होगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये जा रहा होगा आई लेस देन मेरा रोज तक की, और आई प्लस प्लस हो रहा होगा। और एक हम कॉलम के लिए चलाएंगे, यहाँ पे कॉलम भी सेम वर्क करेगा, बट वो इनर लूप बन जाएगा इसका, ठीक है। तो इनर लूप के लिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, j लेस देन कॉल्स तक जा रहा है, एंड यहाँ पर हमेशा j प्लस प्लस हो रहा है। एंड अब यहाँ पे इसके अंदर जो वर्क करना है वो करवा देते हैं। वर्क क्या करना है कि नंबर i और j हमें इनपुट लेने हैं, सिंपल वही चीजें हैं। यहाँ पे देखो i को ले रखा था, बस अब की बार j बढ़ गया और सेम लाइन है। फिर हम यहाँ पे x को लेंगे वैसे ही। फिर यहाँ पे आउटपुट के लिए अब जो ये चीज की है ना, यहाँ पे आई और जे लिखा जाएगा अंदर, और दो बनेंगे ये, जैसे कि हमने इनपुट लिया है ना, इसको पूरे को कॉपी कर लो, एंड कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। एंड यहाँ पर हमारा जो ये है, इसके अंदर ये तो लिखा हुआ है ना नंबर्स आई जे एस सी वगैरह, तो यहाँ पर हम ये कंपेयर कर लेंगे कि आई जे अगर हमारा इक्वल्स टू होगा तो ये चीज हो जाएगी। यहाँ से मेरा कट हो गया ना, तो इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ, एंड यहाँ पर जो मेरा ये नंबर्स ऑफ ये लिखा हुआ है इसको हटा के यहाँ पे मैं ये चीज पेस्ट कर देती हूँ, एंड ये वाला अपना हटा देती हूँ, ठीक है, सेव करके। एंड इसको एक बार रन कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जावा मेन डॉट जावा, ठीक है, एंटर। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीजें, कॉलन लगा दिया क्या सेमी कॉलन की जगह, एक बार चेक करते हैं। सो ये देखो मैंने यहाँ पे कॉलन लगा दिया सेमी कॉलन की जगह। अब सेव करके एक बार रन कर लेते हैं इसको। सो यहाँ पे लिख रही हूँ जावा मेन डॉट जावा, ठीक है। फिर यहाँ पर सॉरी ये गलत हो गया, जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा अपना जावा मेन एंड एंटर। तो हमारे से नंबर मांगेगा, सबसे पहले कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। मान लो रोज तो मेरी है ऐसे करके 3 और कॉलम्स है मेरे 4, ठीक है, ये दोनों चीजें दे दी। अब एंटर। अब हमारे से यहाँ पर मांगेगा रोज के लिए इनपुट, तो यहाँ पे आई और जे हमें इनपुट देना है। कितने इनपुट होंगे, अगर ऐसे करके हम पहले रोज के लिए नंबर्स दे देते हैं 3 3 ऐसे करके होंगे, तो मैं दे देती हूँ यहाँ पर मुझे देने हैं आई और जे के नंबर्स, जो देने हैं मुझे एस सी इंट नेक्स्ट इंट करके। तो 3 रोज हैं और 4 हमारे पास कॉलम्स है, तो ऐसे दे सकती हूँ मैं 3 रोज के लिए और 4 कॉलम्स के लिए 1 2 3 4,
ठीक है, एंटर। 5 6 7 8, ठीक है। कैसे हो गई? हमारी 2 रोज हो गई, 3 रोज करनी है ना। 9 10 11 12, एंटर। ठीक है, अब हम x वाला नंबर डालेंगे, यहाँ हमें फाइंड करना है 11। तो कहां पर निकला हमारा 11? 2 2 पर। कैसे? जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1 2 3, ऐसे करके हो गया। और ये हो गया हमारा, ऐसे करके हम जब ढूंढेंगे ना तो ऐसे करके मिल जाएगा। हमें यहाँ पे ऐसे करके फाइंड करना होगा। एक जब हमारे पास बॉक्स होता है तो ऐसे होता है, यहाँ पे 0,0 है, यहाँ पे ये 0,1 है, क्योंकि 0th रो है ये कौन सी रो है? हमारी 3rd रो है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना था? 11। ये हमारी 3rd रो है या 2nd रो है? 2nd रो है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। तो ये 2nd रो है, तो रो वाला तो हमारे पास ये नंबर प्रिंट होके आ गया। कॉलम में देखेंगे 0 1 2, तो 2 ही वाली कॉलम में है, तो इसलिए 2 2 हमारे पास प्रिंट होके यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारी 2D एरेज वर्क करते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा लीनियर सर्च में ही हमने किया है इसको भी, बट ये हमारा कुछ उसमें था 2D एरेज में। तो 2D एरेज भी हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया। आज की वीडियो हमारी यहाँ पर फिनिश हो गया। सारी चीजें हमने अच्छे से समझ ली है, सारी चीजें को हमने करके देख लिया है। आज थोड़ी बड़ी वीडियो नहीं हुई क्योंकि मैंने आज थोड़ा ही पढ़ाया है, क्योंकि अगर आपने जावा अच्छे से कवर किया और ये वीडियो अच्छे से देखी है तो एक बार इनके आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए आपके लिए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जो हमारा डीएसए प्लस जावा का लेक्चर 1 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने एरे पढ़ लिया, हमने 2D एरे पढ़ लिया एंड हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ लिया है। और आज की वीडियो में आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि डीएसए होता क्या है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी उसको जाकर फॉलो करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है उसको जाकर ज्वाइन करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय।